एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 18 नवंबर 2012 को ऑफलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं 2021 से अभी तक, जो अगस्त और जनवरी में भी पेपर हुए हैं, इन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल में करवा दिए गए हैं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है, जाके देख लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। तो दीर्घ रोम क्या होते हैं? दीर्घ रोम क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के आंतरिक स्तर के अनेक अंगुली जैसे संवर्धन में फैले होते हैं। तो दीर्घ रोम छोटी आंत में होते हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। पहला ऑप्शन है, ये अंगुली की समान उभरी हुई संरचनाएं हैं। सेकंड ऑप्शन है, इनकी भित्तियां अत्यधिक पतली होती हैं। थर्ड ऑप्शन है, इनमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है जो इनके पृष्ठ के समीप होता है। तो दीर्घ रोम को पाचित भोजन को अवशोषण करने के लिए योग्य है। तो इसमें से 3 ऑप्शन हमारे सही है, जिसको सीरियल से बतानी है हमें। तो ऑप्शन हो जाएगा, पहले हमारा हो जाएगा, इसमें थर्ड आ जाएगा, उसके बाद हमारा फोर्थ आ जाएगा, फिर उभरी हुई संरचनाएं होती है, पहला फर्स्ट हो जाएगा। यही थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमारा जहाँ पे होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमारा राइट पहले ही राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड फोर्थ फर्स्ट हमारा पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका सबसे कम शैक्षिक मूल्य है? पहला ऑप्शन है हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। सेकेंड ऑप्शन है डिजाइन बनाना। थर्ड ऑप्शन है मॉडल का निर्माण करना। फोर्थ ऑप्शन है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ाना। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य हैं? यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में जो होती है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसके बारे में कौन सी क्रिया सत्य बतानी है इसमें। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, इस प्रक्रिया और सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो सूर्य के प्रकाश से पौधे जो हैं एनर्जी लेते हैं और पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पर्णहरित पाया जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित करते हैं। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा राइट। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही उपयोग किया जाता है। तो हमारा सेकंड भी सही हो जाएगा। यानी 6 मालिक्यूल CO2 के लेते हैं और 6 मालिक्यूल जल के लेते हैं। पौधे जो हैं जड़ों से लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। फिर ये बनाते क्या है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? 6H2O जल अवशोषित करते हैं और 6 मॉलिक्यूल O2 यानी O2 यहाँ पे कर देते हैं, O2 मुक्त करते हैं। तो सिक्स मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 जल के, और फिर बनाते क्या है? ग्लूकोज, और फिर H2O और O2 बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है 6 कार्बन डाइऑक्साइड जल लेते हैं सेकेंड ऑप्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल लेते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। थर्ड ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है तथा O2 मुक्त होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? O2 यानी ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है, तो O2 मुक्त होती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड उपभुक्त होती है, यानी CO उपभुक्त होती है, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या है। भोजन जो हम खाते हैं पचता है, उसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, तो उसको सही क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं। पहला है अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को हम मुख से अंतर्ग्रहण करते हैं, खाते हैं। फिर उसके बाद पाचन क्रिया होती है। फिर उसके बाद स्वांगी पहले नहीं होगा, पहले अवशोषण होगा। ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अंतर्ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद
स्वांगी नहीं करते। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन क्रिया होगी, यानी भोजन जब हम ग्रहण करेंगे उसके बाद पाचन क्रिया होगी, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है अंतर्ग्रहण और शोषण, तो भोजन का पहले पाचन होगा और शोषण बाद में होगा, तो पहले पाचन होगा तब उसके बाद अवशोषण होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, पहले भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसकी पाचन होती है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद निष्कासन होता है। तो राइट आंसर जो है हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के हैं, ये सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए वेस्टर्नाइजेशन अलग से शिक्षण की योजना देना। सेकेंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांक के औसत निकालकर उनके अनुसार शिक्षण की योजना बनाना। थर्ड ऑप्शन है मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनित करना। और पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को 4 समूहों में पुनः वर्गीकृत करना। तो पुनः वर्गीकृत करना जीन पियाजे से यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। और बुद्धि लब्धांक के औसत के अनुसार हम शिक्षण योजना को बांटेंगे नहीं, ये भी कट जाएगा। सबसे बेस्ट आंसर जो है मूर्त वस्तुओं का शामिल कर रहा है और उसकी गतिविधि कर रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है गूढ़ प्रक्रिया को समझने हेतु हस्त प्रचलित सामग्री का उपयोग करना। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा के स्तर की सीमा से भीतर रखना। थर्ड ऑप्शन है जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर प्रश्न पूछना। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षण लेना। तो राइट आंसर जो हमारा फोर्थ हो जाएगा इसका। किसी भी विद्यार्थी का पूर्ववर्ती ज्ञान लेने के लिए हम कभी भी पूर्व परीक्षण नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ताओं का महत्व। सेकेंड ऑप्शन है उच्चतम पोषीय स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारी का बचाव क्योंकि वे शाकाहारी पर सीधे निर्भर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। फोर्थ है शाकाहारी का बचाव, जिसमें थर्ड ऑप्शन में वनों के सभी भौतिक और जैविक संगठन संरक्षण आ जाएंगे, तो ये तीनों ऑप्शन इसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो हमारा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति के दर्शाने के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। तो शिक्षण की जो प्रोजेक्ट पद्धति दी थी वो जॉन डीवी ने दी थी, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव विज्ञानों में पाठ योजना को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों। सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को कार्य उपलब्ध कराने। थर्ड ऑप्शन है कक्षा के औसत बच्चे की आवश्यकताओं का पूरा करने। फोर्थ ऑप्शन है अभिभावकों को संतुष्ट करने। इसका जो है हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, पाठचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणामों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक निदर्शन का आयोजन करता है, लेकिन निदर्शन का अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाता है, तो शिक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह दी जाती है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ मिलकर निदर्शन की असफलता का कारण का पता लगाना व उसे समझाना। सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान समन्वय के पास एक नोट भेजना जिससे उन्हें कक्ष में आने के लिए कहा गया हो। थर्ड ऑप्शन है निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा कराना। फोर्थ ऑप्शन है कक्षा को बताना कि निदर्शन असफल हो गया है, उनके कारण निर्धारित करने में सहायता करने के लिए कहना। तो कक्षा को बताना निदर्शन असफल हो गया ये हमारा कट जाएगा, और किसी को नोट भेजना ये भी कट जाएगा। तो निदर्शन को रोकना और उसे दोबारा कराना, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारी बोझा उठाने वाले कूली सदैव ही अपने पास एक लंबा कपड़ा का टुकड़ा रखते हैं। अपने सिर पर बोझ को रखने से पहले वे इस कपड़े को गोल चकती की आकृति में लपेटकर अपने सिर पर रखकर फिर उस पर बोझ रखते हैं। तो ऐसा करके वे क्या करते हैं, तो ऑप्शन दिया है बोझ का प्रलोभ घटा लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है संभावित चोट से अपने सिर का बचाव कर लेते हैं।
थर्ड ऑप्शन है अपने सिर से बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है अपने सिर से बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटा लेते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो, यानी कूली कोई कपड़ा लेता है अपने सर पे एरिया जो है उसका फैलाने के लिए, वो सर पे जो है कपड़ा रखता है, तो अपने सिर का बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक सदैव ही सितार की डोरी के तनाव को समायोजित करता है और उसे उचित प्रकार से झंझकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके सितार वादक समायोजित करता है। तो क्या समायोजित करता है? पहला ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता, सेकंड ऑप्शन है सितार की डोरी का तारत्व, थर्ड ऑप्शन है सितार की डोरी उत्पन्न की ध्वनि प्रबलता और कंपन आयाम। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, सितार की डोरी का तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब उच्चतर कक्षा के बच्चे शोध कार्य करते हैं तो शिक्षक को जिस मुख्य समस्या से जूझना पड़ता है वह है, पहला ऑप्शन है हमारा पब्लिक पुस्तकालय का सहयोग प्राप्त करना, सेकंड है बच्चों को नकल करके विश्वकोशों और पुस्तकों से शब्दांश उतारने को रोकना एवं प्रभावी तरीके से उनका मार्गदर्शन करना, थर्ड है उपरोक्त सामग्री खोजना, फोर्थ है इंटरनेट पर विद्यालयी पुस्तकालय में समय का सूचीकरण करना। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आहार नाल को वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके उसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल का जो भाग है वो हमारा आग्नेयाशय हो जाएगा, यानी पैंक्रियाज जो होता है यकृत में जो पित्त बनता है उससे जो है पित्ताशय में संग्रहित करने का कार्य आग्नेयाशय यानी पैंक्रियाज का होता है। तो राइट आंसर जो हमारा वो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पार्ट में सब पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण से जाते हैं? तो पहला संज्ञानात्मक पार्ट, सेकंड है कौशल पार्ट, तीसरा है निगमनात्मक पार्ट और चौथा है आगमनात्मक। इसमें पूछा है नियम से उदाहरण की ओर जाने के लिए, तो नियम से उदाहरण की ओर हम निगमनात्मक में जाते हैं और आगमनात्मक विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, और नियम से उदाहरण की ओर में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं और आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। तो इसमें निगमनात्मक तर्क के बारे में पूछा, नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक तत्व हैं। तो इसमें पोषक तत्व 3 बताने हैं। तो पोषक तत्व हम याद कर लेंगे N, P, K, यानी इनको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है फसलों को, तो जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दिया है तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन दिया है, आयरन हमारा कट जाएगा। नाइट्रोजन, सोडियम, सोडियम दिया है तो ये भी हमारा कट जाएगा। नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, इसमें भी आयरन दिया है तो ये भी कट जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है हमारा, यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देता है। सेकंड ऑप्शन है, पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है, वैज्ञानिक अध्ययनों को दूसरे विषय क्षेत्रों के कार्य के साथ जोड़ने के लिए की जाती है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड ही हो जाएगा, यानी पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं तो खिंचाव उत्पन्न होता है, तो इसका कारण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पायरूवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज का पायरूवेट में परिवर्तित ना होना, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित ना होना, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। यदि थर्ड ऑप्शन में नहीं न दिया होता यानी ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता, बट इसमें नहीं दे दिया तो इसलिए हमारा ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ही ऑप्शन बचता है, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, तो राइट आंसर हमारा जो है वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकनी घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ से 10 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गति करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? यदि कोई नियत वेग से फिसल रहा है या गति कर रहा है, गति कर ही रहा है, तो उसमें जो है कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो 0 न्यूटन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों को सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पाचन कार्य नहीं करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ग्रशिका। ग्रशिका में हमारे कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, इसलिए पाचन नहीं होता है। इसमें पाचन नहीं है पूछा है। मुख गुहिका, मुख गुहिका में पाचन होता है। मुख गुहिका में जो है पाचन होता है। वृदांत में कोई पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण होता है। और ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में पाचन क्रिया संपन्न होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा ग्रशिका, मुख गुहिका और मलाशय। मलाशय में कोई पाचन नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्रशिका, बृहदांत, मलाशय। यानी बृहदांत मतलब बड़ी आंत, मलाशय और ग्रशिका, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसमें कोई, क्योंकि कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। नो एंजाइम तो नो पाचन, इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों को सही क्रम में चयनित कीजिए। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मुख आता है, फिर उसके बाद ग्रशिका आती है, फिर उसके बाद अमाशय आता है, जो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सबसे पहले मुख आता है, फिर उसके बाद अमाशय आता है, इसमें भी कट जाएगा। मुख, ग्रशिका, अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र। मुख, ग्रशिका, अमाशय, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत। तो यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भौतिकी के कड़े रूप से संरचित पाठ को यदि थोड़े लचीलेपन के साथ पढ़ाया जाता है, तो ये उस विद्यार्थियों के सीखने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है पहला हमारा, जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है। सेकंड ऑप्शन है जिसकी बुद्धि लब्धि 125 है। थर्ड ऑप्शन है अतिक्रियाशील, और फोर्थ ऑप्शन है जो सांस्कृतिक रूप से वंचित है। तो सांस्कृतिक रूप से वंचित में कोई तुक नहीं बैठता, और 125 वाला जो है वो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा, और 90 जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो सामान्य वर्ग में बालक आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ही सही हो जाएगा, यानी जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? पहला ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, सेकंड ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक, थर्ड ऑप्शन है गुब्बारे में भरी वायु, फोर्थ ऑप्शन है ब्रास या पीतल। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी आयोडीन युक्त नमक हमारा विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है जहाँ तापीय विद्युत संयंत्र है। सेकंड ऑप्शन है जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर है। तो विद्युत जो भूतापीय ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत होता है जो भूपर्पटी के तप्त स्थलों के ऊपर है। तो राइट आंसर जो है हमारा सेकेंड ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी अधिक अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु का रिएक्शन करना है। तो इसमें पूछा है अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव होगी उसको चुनिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज यानी यदि याद होगी तो आप सही कर लेंगे। इसमें सबसे पहले एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। किससे? वो जिंक से, और फिर उस जिंक से कम अभिक्रियाशील आयरन होगा, और आयरन के बाद कम अभिक्रियाशील कॉपर होगा। एक प्रकार से जो ज़्यादा बलवान होगा, जिसके पास ज़्यादा पावर है, तो वो धक्का मार के अपने से छोटे वाले कम पावर को हटा देगा, और जिसके पास कम पावर है तो वो बड़े वाले को हटा नहीं पाएगा, यानी ज़्यादा पावर वाले को नहीं हटा पाएगा। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं। एल्युमिनियम जो है ज़्यादा पावर वाला है, फर्स्ट नंबर पे है। कॉपर जो है इससे कम है। तो क्या कॉपर अकेला इसको हटा पाएगा? तो नहीं हटा पाएगा, तो इसलिए इसमें जो है रिएक्शन संभव नहीं है। तो इसको जो कॉपर है वो एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसमें जो है अभिक्रिया संभव नहीं होगी।
सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, फेरस सल्फेट और जिंक दिया है, तो जिंक क्या फिर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन से फिर जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी ये जो अकेला रिएक्टर है ये आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए आयरन को जिंक जो है विस्थापित कर देगा, तो हमारा सेकेंड जो है वो तो सही है। थर्ड देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट आयरन, तो आयरन जो है कॉपर को क्या विस्थापित कर देगा, तो देख लेते हैं आयरन जो है कॉपर से क्या है बड़ा है, तो कॉपर को जो है आयरन विस्थापित कर देगा। तीसरा ऑप्शन भी हमारा सही है, यानी इसमें रिएक्शन हो जाएगी। फोर्थ देख लेते हैं, एल्युमिनियम और जिंक, जिंक क्या एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है? नहीं, जिंक जो है बाद में आता है, एल्युमिनियम पहले आता है, तो एल्युमिनियम को जिंक जो है विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो इसमें भी रिएक्शन संभव नहीं है। इसमें पूछा है अभिक्रियाओं से जो चुनिए जो संभव है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड जो है अभिक्रिया संभव हो जाएगी, तो सेकेंड और थर्ड हमारा सेकेंड ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं, तो विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है हमारा, सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय संबंध नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है, दोनों ही जीवों में पर जो है समजात अंग है। थर्ड ऑप्शन है, सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों ही जीवों में जो है समजात अंग है जो पर होते हैं। जैसे कि कुछ जैसे डायनासोर थे लेकिन वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु जो पक्षी हैं उड़ पाते थे, तो उड़ने में उनकी सहायता करते थे पर जो है पक्षियों की। तो जैव विकास के अनुसार दोनों जीवों को जो पंख रखे गए हैं वो समजात अंग माने गए हैं, समजात अंग में रखे गए हैं, क्योंकि जो समजात अंग होते हैं वे रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, तो उसे इसलिए समजात अंग कहा गया है। जैसे पक्षी, मनुष्य तथा मेढक के अग्रपाद होते हैं, तो उसे ही समजात अंग कहे जाएंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपसे किसी भली भांति प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहा जाए, तो आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से प्रकाशीय युक्ति में से किसे चुनेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा अवतल लेंस, सेकेंड ऑप्शन है उत्तल लेंस, थर्ड ऑप्शन है समतल दर्पण, फोर्थ ऑप्शन है उत्तल दर्पण सॉरी। तो पेंटिंग प्रतिबिंब दीवार पर प्रक्षेपित करने के लिए कहेंगे तो हम जो है अवतल दर्पण यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। इसमें दिया नहीं है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों एक ही काम करते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर लिया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर हमारा अवतल दर्पण की जगह उत्तल लेंस भी वही कार्य करता है, राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चुंबक को लौह रेतन तक सल्फर पाउडर के मिश्रण में फिराया जाता है, फिर प्रेक्षण करने पर वह पाया गया कि पहला ऑप्शन है केवल लौह रेतन के समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लौह रेतन दोनों ध्रुवों के आकर्षित होते हैं, सल्फर चुंबक के बीच चिपक जाते हैं। तो लौह रेतन चुंबक के ध्रुव उत्तर ध्रुव तथा सल्फर दक्षिण ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। फोर्थ है हमारा लौह रेतन चुंबक के दक्षिण ध्रुव तथा सल्फर ध्रुव की ओर आकर्षित होते हैं। तो चुंबक की जब हम बात करते हैं, चुंबक को हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे मान लो ये चुंबक है, तो चुंबक का एक एक पोल नॉर्थ पोल होगा, एक पोल साउथ पोल होगा, यानी मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो चुंबक में जब हम लौह रेतन को घुमाएंगे और सल्फर पाउडर को घुमाएंगे, तो वो जो है लौह रेतन जो है वो समान रूप से चुंबक के दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल तीनों जो है हमारे चुंबक में चिपकने वाले पदार्थ हैं, इसलिए हमारा जो लौह हो जाएगा वो दोनों ध्रुवों में चिपकेगा जो लौह है, यानी साउथ पोल में भी चिपक जाएगा और नॉर्थ पोल में भी चिपक जाएगा, क्योंकि जो चुंबक का सबसे प्रबल होता है चुंबकत्व वो
यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों किनारों में होता है, ना कि बीच में। सबसे ज़्यादा चुंबकत्व तो किनारों में होता है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसलिए राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, यानी केवल लौहरेतन के समान रूप से चुंबक दोनों ध्रुव की ओर आकर्षित कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे सारणी में किसी यात्रा के विभिन्न समयों को ऑडोमीटर के पाठ्यांक में दिए गए हैं। वाहन की मीटर प्रति सेकंड की चाल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा वो हमारा 10 आ जाएगा। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर इसका जो है आंसर हम सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर गोल्ड आयरन, सेकंड है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, थर्ड है एल्युमिनियम कॉपर सिल्वर यानी चांदी, फोर्थ है गोल्ड यानी सोना आयरन सिल्वर। तो हम देखते हैं जो कॉपर होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती क्योंकि इसमें रिएक्शन हो जाती है। ये हवा के साथ जल के साथ रिएक्शन कर लेता है तो ये हरी परत बना लेता है। और आयरन में भी जंग लग जाता है तो ये भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन एल्युमिनियम दिया है, ये भी रिएक्शन कर लेता है हवा से। और कॉपर तो कर ही लेता है, कॉपर कार्बोनेट का एक परत बना लेता है जिससे हरी परत बन जाती है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। गोल्ड तो होता है लेकिन इसमें आयरन दे दिया है तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी सिल्वर यानी एजी यानी चांदी, और गोल्ड यानी एयू, और प्लेटिनम मतलब पीटी। तो सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जो हैं वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करवाएंगे। आज के प्रश्न यहीं तक। तो कैसा लगा आपको वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।